हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? सब ठीक? आज हम क्या करने जा रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिवीजन। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जब हमें रुपए दिए थे तो हमने एंट्री क्या करी थी? बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? उनको वापस रुपए देना। तो वापस रुपए देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी अपोजिट हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। अब ये एंट्री तो करनी है, प्लस इसके साथ एक एंट्री और क्या करनी होती है? सीआरआर बनाने। सीआरआर क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और वो किससे बनता है? फ्री रिजर्व से। पी एंड एल या जनरल रिजर्व से ही बनेगा, वो सिर्फ फ्री रिजर्व से बनेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये सब यूज नहीं होंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये यूज नहीं होंगे। सिर्फ जनरल रिजर्व और पी एंड एल, जिनसे फ्री रिजर्व मतलब जिनसे हम डिविडेंड बांट सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप पहले पैसे रुपए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स का ऑब्जेक्शन हो जाएगा। वो कहेंगे आपने हमसे पहले इनको रुपए क्यों दे दिए? तो कंपनी कहती है कि हम तुमसे पहले दे रहे हैं तो हम तुमसे पहले डिविडेंड बांट सकते थे प्रॉफिट एंड लॉस से। कंपनी डिविडेंड तो बांट ही सकती है कमाई में से, तो हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, प्रॉमिस करते हैं एक बार किसको दे लेने दो, प्रेफरेंस। इन डिवेंचर होल्डर से पहले कंपनी क्या कर सकती है? डिविडेंड बांट सकती है। पी एंड एल टू बैंक डिविडेंड बांट सकती है। तो कंपनी कहती है कि हमें फर्स्ट सबसे पहले कंपनी क्या बांट सकती है? डिविडेंड, फिर डिवेंचर होल्डर, फिर प्रेफरेंस। अब कंपनी इनको पहले दे रही है तो कंपनी डिवेंचर होल्डर को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि हमसे पहले इनको क्यों दे रहे हो। तो कंपनी इनको क्या बोलती है कि हम प्रॉमिस करते हैं हम क्या नहीं बांटेंगे, डिविडेंड। और वो प्रॉमिस किस एंट्री के थ्रू होता है? पी एंड एल टू सीआरआर। तो जब जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे तो पहले रिडम्पशन की एंट्री तो सिंपल है, कैपिटल डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ये खत्म हो गए, कैपिटल कम हो गई। और टू बैंक क्यों हो गया? असेट, पैसे चले गए। लेकिन साथ साथ में एक एंट्री क्या करनी पड़ेगी? फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। ये बात किस में लिखी हुई है? सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब कई बार क्या होता है, बोलो, कंपनी के पास क्या है ही नहीं, पी एंड एल ही नहीं है, कंपनी के पास क्या नहीं है। तो फिर कंपनी क्या करती है? इक्विटी शेयर से नए शेयर मंगवा कर, नया पैसा मंगवा कर ही क्या करती है? रिडम्पशन करती है, इक्विटी शेयर होल्डर से नया पैसा मंगवा के। तो फाइनल रूल क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की एक एंट्री तो ये होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, होल्डर टू बैंक। तो ये नेट एंट्री तो क्या रहेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। तो ये एंट्री तो करनी है। अब इसके साथ साथ या तो फ्री रिजर्व से क्या बनाओ? सीआरआर। अगर आपके पास फ्री रिजर्व्स नहीं है तो फिर प्रेफरेंस वालों को डिबेंचर से पहले रुपए देने हैं, तो इक्विटी वालों से नए पैसे मंगवा कर ही दो। फिर डिबेंचर वालों को डिबेंचर से पहले रुपए प्रेफरेंस को देने हैं तो नया इश्यू करके ही मंगाओ, कंपनी के एग्जिस्टिंग फंड को नहीं छेड़ना। तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर करना पड़ेगा, और या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड ब्लॉक करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक चीज तो पक्का करनी होगी, प्लस रिडम्पशन की एंट्री डालनी होगी। आपको क्या एंट्री करनी है? रिडम्पशन की एंट्री तो क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। इसको हम दो पार्ट में करेंगे, पहले ड्यू कर लेंगे कैपिटल टू होल्डर और फिर होल्डर टू बैंक। और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा एंट्री या तो क्या होगी? फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। वो नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास फ्री रिजर्व्स नहीं है, तो फिर क्या होगा? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इन दोनों में से एक सोर्स है। ये बात किस में लिखी हुई है? सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। समझ रहे हो क्या? अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000 का पी एंड एल, डिवेंचर है 2 लाख के। और ये कंपनी विल रिडीम प्रेफरेंस शेयर बाय इशू ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। कंपनी कम से क्या इशू करना चाहती है? शेयर्स। तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। तो पहले तो बताओ, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने की एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सीआरआर मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ? 80,000। है ही कितना मेरे पास? 80,000। तो पी एंड एल टू सीआरआर कितना आ गया? 80,000। अब 1 लाख की का अरेंजमेंट करना है तो 20,000 का क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इशू। 20,000 का क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इशू। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 1,20,000 की। प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो सीआरआर नहीं बनाना, क्या करना है? शेयर इशू करना है। लेकिन नई चीज क्या है इसमें? 20% प्रीमियम पर करना है। फ्रेश इशू प्रीमियम पर करना है। फ्रेश इशू किस पर करना है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर किस पर है? प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 120 की है तो कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक 120। पक्का? अब फ्रेश इशू किस पर करना है?
20% प्रीमियम पर। तो एक ऑप्शन तो है कि बैंक में कितना आ जाए, 1,20,000। एक शेयर कितने पर इशू हो रहा है, 10 रुपए का शेयर है और 20% क्या है, प्रीमियम। तो डिवाइड किससे हो जाएगा, 12 से। तो 1,20,000 रुपीज मंगवाने और एक शेयर 12 पर इशू हो रहा है, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10,000। तो 10,000 इंटू 10 किस में आ गया, कैपिटल में, और 10,000 इंटू 2 किस में आ गया, प्रीमियम में। तो टोटल 120 हो गया और ये कितना हो गया, 1,20,000। लेकिन इसमें किसको प्रॉब्लम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले सेक्शन को। प्रीमियम के रुपए किस में यूज नहीं हो सकते, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्शन में यूज नहीं हो सकते। प्रीमियम के रुपए प्रेफरेंस शेयर के रिडम्शन में यूज नहीं हो सकते। तो 1,20 की व्यवस्था तो होगी, लेकिन कैपिटल के 1,00,000 है, बाकी तो किसके हैं, प्रीमियम के। तो दिस 20,000 कैन नॉट बी यूज फॉर इशू ऑफ रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मुझे 1,20,000 कहाँ चाहिए, कैपिटल से ही चाहिए। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 12,000 शेयर आ जाएंगे, और 12,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा, कैपिटल 1,20,000, और बाकी 12,000 शेयर इशू करने पड़ रहे हैं, इंटू 2 प्रीमियम में आ जाएगा, और ये 144 हो जाएगा। तो बैंक में भले ही ज्यादा आ जाए, जब भी फ्रेश इशू से रिडम्शन करना है तो कैपिटल के अंदर कितने आने चाहिए, फेस वैल्यू। जितना फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर रिडम्शन करना है, उतना फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू से आना चाहिए। टोटल 120 नहीं है, इक्विटी के तो फिर 1,00,000 ही है, बाकी तो प्रीमियम क्या है, और प्रीमियम कैन नॉट बी यूज फॉर रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इफ फ्रेश इशू इज एट प्रीमियम, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू, उसको डिवाइड किससे करोगे, फेस वैल्यू से। भले ही प्रीमियम पर है, किससे करोगे, फेस वैल्यू से। और कितने शेयर आ गए, 12,000। तो 12,000 इंटू 10 कैपिटल में आ गया, और 12,000 इंटू 2 किस में आ गया, प्रीमियम। समझ रहे हो क्या ये। तो हमें किससे चाहिए, फेस वैल्यू या कैपिटल के 120 चाहिए, ना कि दोनों के मिलाकर 120 चाहिए, कैपिटल और प्रीमियम के नहीं। कैपिटल के कितने चाहिए, 120। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्शन नए इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू करके कर रहे हैं, तो मुझे कहां पर 120 चाहिए, यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल पर। और वो तभी हो सकता है जब प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम विल बी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ये वापस एक वही क्वेश्चन है, 320 मुझे क्या करना है, रिडीम करने। और इक्विटी शेयर किस पर इशू कर रहा हूं, प्रीमियम पर। तो कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, 320 हो गया। अब मुझे 320 कहां पर चाहिए, यहां पर, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो 320 को किससे डिवाइड करना है, हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू 10 से। तो 32,000 शेयर इंटू 10 इंटू 3, पक्का 32,000 इंटू 13 आ जाएगा। तो यहां 320 चाहिए, ना कि यहां पर, पक्का। अब 450 है, किससे डिवाइड करूंगा, 10 से। तो 45,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, 20% प्रीमियम पर है। तो यहाँ 45,000 इंटू 10 और इंटू, पक्का। तो इफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड एट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, तो हमें इक्विटी शेयर के प्रीमियम से नहीं व्यवस्था करनी, हमें कहां से करनी है, कैपिटल से। ठीक है। अब 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 4,50,000। पी इंडल कितने का है, 40,000। प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। और मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करना है, तो कम इक्विटी शेयर इशू करो, कम से कम। तो पहले कितना बना लो, सीआरआर बना लो, जो आपके पास व्यवस्था है। तो व्यवस्था किससे है, पी इंडल से। तो 450 रिडीम करने हैं, 40,000 क्या होगा, सीआरआर बन जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। और 40,000 का क्या बना लिया, सीआरआर। तो 450 में से 40,000 का क्या बन गया, सीआरआर। तो 410 के फ्रेश इशू करना है, और उसको किससे डिवाइड करोगे, 10 से। 4,10,000 डिवाइड बाय 10, 41,000 इंटू 10 इंटू 2, पक्का। सेम वैसा ही है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं, फाइनली फॉर्मूला लिखूं, तो सबसे पहले क्या लिखना, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड। उसमें से माइनस क्या कर देना, जितने का आप सीआरआर बना सकते हो, जितने का आपके पास फ्री रिजर्व है, उसका आप क्या बना लोगे, सीआरआर। और ये क्या आ जाएगा, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जो फेस वैल्यू का पार्ट है। और इसको डिवाइड किससे करना, फेस वैल्यू पर शेयर। चाहे वो 10 का 12 पर इशू हो रहा है, तो भी यहां पर कितना लिखना है, 10, पक्का। क्या 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 4,50,000। प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम। डिवाइड किससे होगा, 10 से।
और मिनिमम इशू करना है, और आपके पास ये रिजर्व पड़े हैं, P&L पड़ा है, SPR पड़ा है, कैपिटल रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है। आप CRR सिर्फ किससे बना सकते हैं? P&L और जनरल रिजर्व से। मान लो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लिखा हो, क्या लिखा हो? रिवैल्यूएशन रिजर्व, उससे भी कोई CRR नहीं बना सकता। P&L को ही कई बार, जनरल रिजर्व को ही कई बार क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व और जनरल रिजर्व एक ही बात है। रेवेन्यू रिजर्व और, ओहो इसके साथ लिख दिया, गलती से हो गया। चलो तुम्हें समझ तो आ रहा है, ये तो पता लग। तो जनरल रिजर्व को ही कई बार क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। तो CRR कितने का बन जाएगा? 30 + 70, 1 लाख। प्रेफरेंशियल कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, कितना हो गया? 450। CRR कितने का बन गया? 30, 70, 1 लाख। अब 450 में से 1 लाख गया तो कितना रह गया? 350। 350 डिवाइड बाय 10, 35,000 इंटू 10 इंटू 2, और पहले इतने की ICI के क्वेश्चन करते हैं, फिर करेंगे रिडम्पशन एट प्रीमियम। फटाफट से करेंगे हम। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, आप देखते रहना, मैं काम की चीजें ही क्या है दिखाऊंगा आपको, फालतू चीजें नहीं। हिंदुजा लिमिटेड, ये काम का है क्या? नहीं। कंपनी के नाम में क्या रखा है? कुछ भी हो। तो अब आप बस मेरा पेन देखते रहना, काम की चीजें आपको दिखती रहेगी। 5,000 8%। 8% क्या होता है? डिविडेंड रेट। प्रेफरेंस शेयर है कितने के? 100 ईच, फुल्ली पेड। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। रिडम्पशन पर वापस कितने देने हैं? 100। बाय इशू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड अप एट पार। तो प्रेफरेंस शेयर को वापस भी, रिडम्पशन भी किस पर करना है? पार पर। 100 के 100 ही देने, और नया इशू भी किस पर करना है? पार पर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो दो एंट्री तो क्या होगी? कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। 5,000 इंटू 100, 5 लाख से। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। अब पूरा पूरा लिखोगे 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। और इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। नरेशन में लिख देना 50,000 शेयर इशू किए, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब पहले आप इक्विटी शेयर कैपिटल वाली एंट्री डालना, और फिर पेमेंट वाली। ठीक है, पक्का? नेक्स्ट पर आओ। सी लिमिटेड एट 10,000, कितने डिवेंचर है इसके पास? नले। कितने प्रेफरेंस शेयर है? 10,000। रेट कितनी है? 10%। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। रिडम्पशन किस पर करना है? वापस पार पर। लेकिन इक्विटी शेयर्स कितने पर इशू करने हैं? प्रीमियम पर। 10 रुपए का शेयर किस पर इशू करना है? 2 रुपए के प्रीमियम पर। तो क्या नए शेयर इशू निकालने के लिए 12 से डिवाइड करूं या 10 से? 10 से। तो 100 इंटू 10,000 कितना हो गया? कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। पूरा लिख देना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। अब 10 लाख डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 10 तो 1 लाख शेयर आएंगे। तो 1 लाख शेयर इंटू 10 कितना हो गया? 1 लाख इंटू 10 तो कैपिटल में आ जाएगा। 1 लाख इंटू 2 किस में आ जाएगा? प्रीमियम में। और 1 लाख इंटू 12 कहाँ आ जाएगा? बैंक। पक्का? अरे बोलो, पर आओ। जी इंडिया लिमिटेड एट 9,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो कितने प्रेफरेंस शेयर है बच्चों? 9,000 इंटू 10। तो कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक, तो कितने से हो जाएगा? 90,000 से। ये दो समझ गए? कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक। अब हमें नया शेयर कितने पर इशू करना है ही 9 रुपए का। डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है, वो शेयर ही कितने का है? 9 का। तो 90,000 डिवाइड बाय 9 तो कितने शेयर आ जाएंगे? 10,000 शेयर्स। तो 10,000 इंटू 9 बैंक टू कैपिटल, पार पर इशू हो रहे हैं 10,000 इंटू 9, 90। पक्का? इलिस्ट्रेशन नंबर 4, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर। तो इसमें अब CRR डालेगा, कम से कम शेयर इशू करने हैं, और एक शेयर कितने रुपए का है? 9 का। कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं? 5 लाख। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व और P&L, कितना है अपने पास? 3 लाख। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स कंप्यूट करो, जिससे क्या है? सेक्शन 55 वायलेट ना हो। CRR बनाना, फ्रेश इशू करना है, किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 55 में। वायलेट मतलब उसका उल्लंघन ना हो।
तो बताओ कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक कितने से कर दी, 5 लाख से। सीआरआर कितने का बन गया, 3 लाख का। तो फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा, 2 लाख डिवाइड बाय 9। तो इसका आंसर आएगा 2222.22। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। अब अगर आपने मैथ्स की तरह से राउंड ऑफ किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 2222 इंटू 9, तो 19999 आया। जबकि हमें चाहिए कितना, 5 माइनस 3 2 लैक्स, तो पूरे रुपए नहीं आए। अब आप क्या करो, 2223 कर दो तो क्या होगा, 3 कर दोगे तो क्या होगा, 2,07,000 हो जाएगा। तब कितना आ जाएगा, 2,07,000। तो आपको ज्यादा भले आ जाए, कम नहीं आने चाहिए। तो अगर आपका आंसर शेयर्स पॉइंट में आता है तो शेयर कैन नॉट बी इशूड एट पॉइंट, तो आपको किस पर जाना पड़ेगा फिर, इसके नेक्स्ट मल्टीपल पर। मैथ्स के हिसाब से नहीं जाना, हमेशा ही अगर 2222.00001 भी आ जाए तो भी आंसर क्या आएगा, 2222 शेयर्स। हमेशा किस पर जाना है, नेक्स्ट मल्टीपल। अब प्रेजेंट कैसे करोगे, देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी थी, 5 लाख, प्रॉफिट्स से कितना हो जाएगा, 3 लाख, मतलब सीआरआर बन जाएगा कितने का, 3 लाख का। तो 2 लाख का क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू। एक शेयर 9 रुपए का है तो 2 लाख डिवाइड बाय 9 इतना आया। एज फ्रैक्शन शेयर्स आर नॉट परमिटेड, तो मिनिमम शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, नेक्स्ट पे ही जाना है हमेशा। अब इसने एक रिक्वायरमेंट और डाली थी कि अगर कंपनी 50 के मल्टीपल में ही शेयर इशू करे, अगर कंपनी 50 के मल्टीपल में ही शेयर इशू करे तो क्या होगा। तो 50 के मल्टीपल में करना है तो क्या होगा, इससे पहले वाला ऐसा अमाउंट कौन, इसके बाद वाला ऐसा अमाउंट ढूंढो जो 50 से क्या हो, डिविजिबल। तो इसके बाद वाला 50 से डिविजिबल अमाउंट कौन सा आएगा, 22250। तो आंसर क्या आ जाएगा, 22250। पक्का, अगर क्वेश्चन कहे कि 50 के मल्टीपल में ही चाहिए तो 2222 के बाद वाला कौन सा ऐसा अमाउंट है, 3 के बाद वाला जो 50 के मल्टीपल में हो, तो 22250। फिफ्थ क्वेश्चन अभी बाद में करते हैं, करेंगे पक्का आज की क्लास में, अभी फिफ्थ छोड़ा हुआ हमने, ध्यान रखना। सिक्स्थ पर आओ। शेयर कैपिटल कंपनी की दे रखी है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं, 1 लाख रुपीज के। ठीक है, 1000 शेयर है 100 रुपए के, तो 1 लाख रुपए का रिडम्शन करना है। अब कंपनी क्या करना चाहती है, रिजर्व एंड सरप्लस में सीआरआर यूज हो सकता है, सीआर यूज हो सकता है क्या, कैपिटल रिजर्व नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, जनरल रिजर्व यस, पी एंड एल यस। ऑन 31st Jan the board of directors decided to redeem the preference shares at par by utilization of reserve। तो हमें फ्रेश इशू नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, सीआरआर बनाना। अब सीआरआर पहले किससे बनाएंगे, हमेशा जनरल रिजर्व से, फिर किससे, पी एंड एल से। कितने का बनाना है, 1 लाख का। कितने का बनाना है, 1 लाख का। तो 75 यहां से बन जाएगा, तो 25 यहां से। तो जनरल रिजर्व 75 पी एंड एल और 2 सीआरआर, 1 लाख हो गया। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू होल्डर, होल्डर टू बैंक 1 लाख। तो जब भी फ्रेश इशू करना होता है तो ये पहले फ्रेश इशू की एंट्री करता है, फ्रेश इशू करना होता है तो पहले फ्रेश इशू की, फिर ये एंट्रीज करता है। और जब सीआरआर बनाना होता है तो पहले ये करता है और बाद में सीआरआर। पक्का। सी लिमिटेड एड, अब ये हाईलाइट किया ही हुआ है पहले से काम के वर्ड, 3000 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज के, मतलब कितने, 3 लैक्स। मतलब कितने, 3 लैक्स। अरे ये तो प्रीमियम आ गया, पहले समझ लेते हैं प्रीमियम वाली कहानी। जब भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किस पर होगा, प्रीमियम पर होगा, तो क्या होगा, 1 लाख के कितने देने हैं, 10% एक्स्ट्रा, तो कितने देने पड़ेंगे आपको, 1,10,000। तो आप एंट्री क्या डालोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन 10,000, और होल्डर को कितना दोगे, 110, और होल्डर टू बैंक, होल्डर टू बैंक। तो इस एंट्री में क्या चेंज आएगा, कैपिटल किससे डेबिट हो जाएगा, फेस वैल्यू से। और अब हमें उनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो वो हमारा लॉस है, तो प्रीमियम और रिडम्पशन क्या होगा, लॉस। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने का, 1,10,000, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। समझ गए बात, ये हमारा लॉस है ना, तो एक्स्ट्रा 10,000 देना पड़ रहा है हमें। अरे हाँ या ना। अब इस लॉस को सबसे पहले राइट ऑफ करना किससे, आप पी एंड एल से। इस लॉस को सबसे पहले किससे राइट ऑफ करना, पी एंड एल से। पक्का, ये लॉस को राइट ऑफ कर दिया आपने। अब बताओ पी एंड एल या जनरल रिजर्व 40 था, तो अब सीआरआर बनाने के लिए वो 40 बचा नहीं, 10 यहाँ यूज हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले इसको राइट ऑफ करना, नहीं तो आप सीआरआर किसका बना दोगे, 40 का। पहले इसको राइट ऑफ कर दिया तो सीआरआर कितने का रह गया, अब हमारे पास पी एंड एल का बैलेंस ही कितना बच गया, 30। 40 में से 10 तो कहाँ यूज हो गया इसमें,
तो 30,000 का क्या बना दिया आपने, CRR। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितने की करनी है, 1 लाख। 1 लाख में से 30,000, 110 में से 30 मत कर देना, फेस वैल्यू में से क्या माइनस करना, CRR, क्योंकि इसकी व्यवस्था तो अलग से कर दी है। तो अब की बार आप 110 में से 30 मत बोल देना। CRR बनाने के बाद फ्रेश इशू किसका करना है, फेस वैल्यू माइनस CRR, चाहे इवन दो प्रेफरेंस शेयर आर बीइंग रिडीम्ड एट प्रीमियम, बट फॉर प्रीमियम वी हैव सेपरेटली अरेंज्ड, बोलो, दिस प्रीमियम है सेपरेटली बीन अरेंज्ड फ्रॉम P&L। तो 1 लाख में से ही क्या माइनस करना, CRR। तो 70,000 का ही क्या होगा, फ्रेश इशू होगा। तो फ्रेश इशू कैसे आएगा, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इवन दो दे आर बीइंग रिडीम्ड एट प्रीमियम, तब भी क्या लेना, फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू माइनस CRR। अब CRR कैसे बनेगा, जब प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, तो पहले इस प्रीमियम वाले पी को क्या किससे राइट ऑफ करना, P&L से। तो आपका फ्री रिजर्व थोड़ा क्या हो जाएगा, कम। इस प्रीमियम को पहले किससे राइट ऑफ करना पड़ेगा, फ्री रिजर्व से, जनरल रिजर्व से। हाँ, इसकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, P&L, वो नहीं है तो जनरल रिजर्व। और CRR बनाने की पहली चॉइस क्या रहेगी, जनरल रिजर्व, फिर P&L। तो प्रीमियम राइट ऑफ करने की फर्स्ट चॉइस क्या है, P&L, वो नहीं है तो जनरल रिजर्व। CRR बनाने की फर्स्ट चॉइस क्या है, जनरल रिजर्व, वो कम है या नहीं है तो P&L। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है 5%, P&L कितने का है 2 लाख। तो पहले बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन 3 लाख का 5%, 315, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 350। अब ना CRR छोड़ना ना फ्रेश इशू सोचना, पहले CRR फ्रेश इशू नहीं सोचना, पहले इसको राइट ऑफ करवाओ। 2 लाख है, 2 लाख में से इसको राइट ऑफ कर दिया 15, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 2 लाख में से 15 गया तो 185, 185। P&L टू CRR कितने का बन गया, 1,85,000। 2 लाख था, 15,000 वहां चला गया, 185। अब बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आएगा, 3 लाख का रिडम्पशन करना है, यहाँ फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू लेनी, माइनस कितने का CRR बन गया, तो बाकी का क्या कर दिया, इक्विटी। अब ये एंट्री पहले करनी होती है, आपको अमाउंट लास्ट में पता लगेगी क्योंकि CRR वगैरह, तो आप ऊपर स्पेस छोड़ के चले जाना, ऊपर क्या छोड़ के चले जाना, स्पेस। क्या, हाँ ऐसे कर दो, ये कह रहा है कि पहले एंट्री लिखाएंगे और बाद में अमाउंट बाद में डाल देंगे, तो ऐसे कर दें, बस बाकी सब सही कर देना आप। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाकी सब सही तो होगा तभी तो बात बनेगी। 10, तो मैं कब कह रहा हूँ कुछ, मैं तो कह रहा हूँ सही कर दें। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 12,000, SPR 7,000, जनरल रिजर्व 40,000। अब पहले बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 12,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 112, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 112। अब जो ये SPR है, इससे CRR तो नहीं बन सकता, हमने पहले तय कर लिया। दिस SPR कैपिटल रिजर्व ये सब किस में यूज नहीं होते, CRR बनाने में। ये मैंने आपसे पहले ही बात कर ली कि SPR कैनॉट बी यूज फॉर क्रिएशन ऑफ CRR। कैन दिस SPR बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर, तो इसके ऊपर दो व्यूज है। अगर कंपनी इज 133 कंप्लाइंट, सेक्शन 133 कंप्लाइंट, ये आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, अगर कंपनी 133 सेक्शन का पालन करती है, 133 सेक्शन क्या है, जब कंपनी इंड एस फॉलो करती है। इंडिया में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक इंड एस। इंड एस क्या है, बाहर जो इंडिया से बाहर IFRS, मतलब बाहर के एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसने सभी देशों के लिए एक कॉमन क्या बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, IFRS, और उनकी कॉपी करके इंडिया ने क्या बनाया, इंड एस। तो अगर इंड एस फॉलो करने हैं तो आप सिक्योरिटीज फ्रेम को यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, यूजलेस, ठीक है। और अगर इंड एस फॉलो, बोलो, नहीं करते, तब आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है, तो पहले तो वो समझ लेते हैं दोनों तरीके से, और उसके बाद में हमें एग्जाम में क्या करना है वो बात करते हैं। तो अगर मैं 133 कंप्लाइंट हूं, तो दिस SPR कैनॉट बी यूज फॉर, CRR तो होता ही नहीं है, और दिस SPR कैनॉट बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एज वेल, इसके लिए भी नहीं करना। तो फिर हमें कहां से यूज करना होगा, जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व 12,000 से यूज कर लिया, ये प्रीमियम और रिडम्पशन जनरल रिजर्व या P&L से राइट ऑफ कर दिया 12,000, 40 था, 12,000 यहाँ यूज हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 828,000, जिससे क्या बना लिया, CRR। अब फ्रेश इशू कितने का करना पड़ेगा, 1 लाख, फेस वैल्यू 1 लाख माइनस 28,
72,000। श्योर? फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा? 72,000। सेकंड केस, जब सेक्शन 133 कंप्लाइंट नहीं है कंपनी, मतलब ये 133 किसको फॉलो करना होता है? लिस्टेड कंपनीज, और ये किसको करना, मतलब अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो तब किसके लिए, इस प्रीमियम के लिए क्या राइट यूज किया जा सकता है? एसपीआर। तो ये 12,000 है, ये है ही कितना? 7। 7 और 5 12। 7 तो एसपीआर से ले लिया, रिमेनिंग किससे ले लिया? जनरल रिजर्व। तो प्रीमियम रिडम्पशन कितना हो गया? 12,000। अब दिस जनरल रिजर्व विल बी यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर, बैलेंस जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व 40 था, 5 यूज हो गया, तो 35 का ये बना दिया। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितने के करने थे? 1 लाख के, सीआरआर कितने का बना दिया? 35। तो 65,000 का क्या कर दिया? फ्रेश। पक्का? बोलो। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 12,000 है, एसपीआर 13,000 है, जनरल रिजर्व P&L 40,000। पक्का? तो जब कंपनी 133 कंप्लाइंट है, 133 कंप्लाइंट है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं करेगी। तो पहले तो वो एंट्री बता दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से होगा? 1 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन 12,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,12,000, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 1,12,000। अब इसकी प्रीमियम और रिडम्पशन मेरे लिए लॉस है, इसको मैं जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करूंगा इस वाले केस में। तो 12,000 यहां से राइट ऑफ कर लिया। तो जनरल रिजर्व था 40 का, 12 कट गया तो कितना रह गया? 28। अब प्रेफरेंस 1 लाख का है, तो 28 का सीआरआर बना लिया, 1 लाख में से 28 सीआरआर बन गया, तो 72 का क्या कर दिया? फ्रेश। 72 का क्या कर दिया? फ्रेश। समझ रहे हो क्या? अब एसपीआर यूज कर सकते हैं। अब ये 13,000 है, लेकिन मेरा प्रीमियम और रिडम्पशन ही 12,000 है, ये है ही 12,000 1 लाख, तो 12,000 तो यूज कर लिया। अब एक्स्ट्रा 1,000 कभी भी सीआरआर बनाने में काम नहीं आएगा। एसपीआर चाहे कंप्लाइंट हो कंपनी चाहे ना हो, सीआरआर में कभी काम नहीं आएगा। वो सिर्फ किस में आ सकता है? प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में, वो भी कब? जब कंपनी कंप्लाइंट नहीं है। तो एक्स्ट्रा एसपीआर यूजलेस पड़ा रहेगा, जनरल रिजर्व टू सीआरआर आ जाएगा 40,000, और फ्रेश इशू कितने का करना पड़ेगा? 60,000। टोटल कितना था? 1,40,000 का क्या बना दिया? सीआरआर। तो 60,000 का क्या करना? फ्रेश। अब ये मैंने फाइनली कंक्लूड किया था, एसपीआर फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर, चाहे 133 कंप्लाइंट है चाहे नहीं है, कभी भी यूज नहीं होगा। फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर 133 कंप्लाइंट है तो नहीं, और 133 कंप्लाई नहीं करता तो यस। अब हमें एग्जाम में हमेशा क्या मानना है? कंपनी इज 133 कंप्लाइंट और हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो सर ये क्यों सिखाया? अगर साफ साफ कह दे क्वेश्चन में कि कंपनी इज नॉट फॉलोइंग सेक्शन 133, तब आप क्या करोगे? एसपीआर को यूज करोगे किसमें? तो हमें हमेशा आंसर ये वाले देने हैं। कंपनी 133 कंप्लाई करती है, इसलिए प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए एसपीआर यूज नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा कौन सी साइड वाला आंसर देना है? ये वाली साइड। पक्का? क्वेश्चन साफ साफ कह दे कि कर सकते हैं, या कंपनी 133 का अप्लाई नहीं कर रही, तब आप कर सकते। पक्का? कंपनी सेक्शन 133 कंप्लाइंट तो ये एंट्री नहीं होगी, और नॉट कंप्लाइंट तो होगी, और हमें ये नहीं करनी। हम हमेशा मानेंगे कंपनी कंप्लाई करती है। अब हमें लास्ट टॉपिक करना है, अगर नया इक्विटी शेयर भी किस पर हो? प्रीमियम पर, और ये भी किस पर हो? प्रीमियम पर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम रिडम्पशन टू होल्डर। पक्का? क्वेश्चन में सीआरआर बनाने का बोला हुआ है 70। अब जनरल रिजर्व और हमें इतने दिए हुए हैं कि जिसमें सीआरआर कितने का बन रहा है? 70 का। 70 का, तो 100 में से 70 गए तो कितने रुपए? 30 का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। 100 में से माइनस करोगे, इस फेस वैल्यू में से क्या गया? 70, तो कितने का फ्रेश इशू करना पड़ेगा? 30 का। तो 30 का करना पड़ेगा, तो 30 मुझे कहां से चाहिएगा? कैपिटल से, प्रीमियम से नहीं। ये तो पहले ही बता दिया, प्रीमियम के साथ नहीं। तो अगर रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है, फ्रेश इशू भी प्रीमियम पर है, तो क्या करोगे? इस फेस वैल्यू में से जितने का सीआरआर बन गया वो हटा दो, और बचा हुआ फेस वैल्यू से ही होना चाहिए। तो फेस वैल्यू का अरेंजमेंट किससे ही होना चाहिए? फेस वैल्यू से।
प्रीमियम यूज नहीं होगा। पक्का? तो अगर लिखा हुआ है कि 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो भी यहाँ 30 चाहिए, प्रीमियम बैंक में आ जाएगा 30। पक्का? देर की वीडियो बन गई। इलिस्ट्रेशन 7th पर आओ। सी लिमिटेड एट 3000, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। रिडम्पशन किस पर है? प्रीमियम पर। रिडम्पशन किस पर है? प्रीमियम पर। कंपनी फ्रेश इशू कर रही है 25,000 इक्विटी शेयर्स का 10 पर और 1000 14% डिवेंचर्स का। तो डिवेंचर्स का इशू कर रही है तो हम इशू कर देंगे, लेकिन इससे क्या नहीं कंसीडर नहीं करेंगे, सीआरआर डीआरआर रोकेलेश कंसीडर नहीं। इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, कंपनी के पास क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब जितना सीआरआर बनाना है उतना आपके पास पी&एल है, जनरल रिजर्व है, आप टेंशन मत लो, प्रॉफिट है। तो पहले तो बताओ रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी? 3000 इंटू 100 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और 3000 इंटू 10 क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या हो गया? रोक दिया करो तुम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,30,000 330, ये समझ में आ रही है? अरे बोलो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 3000 इंटू 110, और ये है होल्डर टू बैंक। अब इसको पहले राइट ऑफ कर दिया इसमें, पी&एल टू, ये मतलब ये करना ही है ना राइट ऑफ, और कुछ नहीं लिखा होगा, हम क्या करेंगे? पी&एल से ही करेंगे। यहाँ फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? पी&एल। पक्का? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, पी&एल है, जनरल रिजर्व है, बस एक लाइन लिखी हुई है कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट। ये फ्रेश इशू करना है 25,000 इंटू 10 का और 1000 इंटू 100 का। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 10, बैंक टू डिवेंचर्स 1000 इंटू 100। अब इनके साथ लिख देना 14% डिवेंचर, नरेशन लिख देना, ठीक है? अब ये नहीं लिखना बोर्ड रेजोल्यूशन डेटेड, बस बीइंग इक्विटी शेयर इशूड, इतने है। अब मुझे इसको, अब इसमें क्वेश्चन ने दे दिया डिवेंचर इशू किए हैं, मैंने लिख दिया, एंट्री कर दी, लेकिन दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सीआरआर एक्सेट्रा। बस उसने बोल दिया इशू करना है तो मैंने एंट्री कर दी। अब बताओ कितने की फेस वैल्यू है? 3 लाख। इसकी तो व्यवस्था अलग से होगी। तो 3 लाख के अगेंस्ट फ्रेश इशू कितने का दे दिया क्वेश्चन ने? 250। तो इस बार सीआरआर आपसे पूछेगा, तो सीआरआर आपको बनाना पड़ेगा 50,000। हाँ, ये कैसे आएगी? देखो, या तो फ्रेश इशू दे देगा तो क्या अपने आप से करना पड़ेगा? सीआरआर। सीआरआर दे देगा तो क्या अपने आप से करना पड़ेगा? फ्रेश इशू। पक्का? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फ्रेश इशू। इसका भी इशू हुआ है, लेकिन ये इसको कंसीडर नहीं करना। अब यहाँ फेस वैल्यू लूँ या 330 लूँ? 3 लाख में से माइनस करूँ 250, या 330 में से? 3 लाख में से, बिकॉज 50 तो हमने अलग से अरेंज कर दिया। तो फेस वैल्यू में से इसकी फेस वैल्यू माइनस कर दो, बचे हुए का क्या बना दो? सीआर। ठीक है? अब इसने इस बार ऑर्डर चेंज कर दिया। ये जनरली क्या करता है, ये एंट्री लास्ट में करता है और ये पहले करता है। ठीक है? ये सारी वैसे तो एक ही डेट की है तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब इलिस्ट्रेशन 8th पर स्टार लगा लो। नहीं, अच्छा है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 20,000 इंटू 10, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 1000 इंटू 100, 8% डिविडेंड रेट है। रिजर्व एंड सरप्लस में इसके पास जनरल रिजर्व है 80,000 का, पी&एल है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये ब्रैकेट है ना, यहां से शुरू नहीं है, ये ब्रैकेट कहां से शुरू है? यहां से। आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। 5,000 से हम डिविडेंड नहीं बांट सकते, और टोटल कितने का है? 10,000। तो कोई ऐसा रिजर्व है, अब इसको हमने पढ़ा था, स्टेचुटरी रिजर्व होता है, बताया था ओरिजिनल क्लास में, बस आप रिवीजन में कर रहे हो तो आप बस ये ध्यान रखो कि 10,000 का टोटल रिजर्व है, जिसमें से 5,000 से डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो कितना फ्री है? बचा हुआ 5, रिमेनिंग 5 है ये। अगर लिखा होता आउट ऑफ विच 6,000 इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो 4,000 से क्या बना लेते हैं हम? सीआरआर, क्योंकि 4,000 से डिविडेंड बांट सकते हैं हम। सीआरआर किससे बनाते हैं? जिनसे हम डिविडेंड बांट सकते हैं। तो अगर 10,000 है ये, जिसमें से 6,000 फ्री नहीं है, तो कितना फ्री है? 4,000। एसपीआर कितने के? 2,000। कैश है 98 की। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। रिडम्पशन किस पर है? 10% प्रीमियम पर। फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू एट पार आफ्टर। आफ्टर का मतलब पहले आप क्या यूज करना? रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब पहले सीआरआर बनाओ, उसके बाद में जरूरत पड़े तो क्या करना? फ्रेश इशू। अभी
तो CRR बना लो पहले, और बचे की जरूरत पड़े तो क्या बना लेना, फ्रेश इश्यू। और उसमें भी एक कंडीशन क्या है कि 20,000 शैल बी रिटेन्ड इन जनरल रिजर्व, 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में रखने हैं, वो यूज नहीं होंगे। पक्का? तो अब ये फ्रेश इश्यू वाली एंट्री करनी तो लास्ट, मतलब पहले है, लेकिन इसका अमाउंट कब पता लगेगा, लास्ट में। तो पहले हम क्या कर लें, पहले रिडम्पशन वाली तीनों एंट्री बता दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का आएगा, 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है 1000 × 100 को। तो पहले आप यही एंट्री करना, चाहे कोई भी पहले करो, मतलब बाद में चाहे स्पेस छोड़ के लिख लेना, लेकिन पहले यही करना। 1,10,110 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम रिडम्पशन टू होल्डर, फिर होल्डर टू बैंक, और फिर P&L टू प्रीमियम। इस प्रीमियम को किससे राइट ऑफ कर दिया, P&L से। पक्का 10,000। अब पहले मैं ये क्यों करना चाहता हूँ कि P&L 10,000 कम हो गया, अब आपको याद आ जाएगा। अगर पहले आप ये एंट्री करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना कम हो गया, 10,000। अब हम क्या बनाते हैं, CRR। जनरल रिजर्व से 80,000 का बन सकता है, लेकिन 20,000 यूज ही नहीं करना। तो जनरल रिजर्व कितना यूज किया, 60। ये कैसे आया, 80 - 20। P&L कितना है, 20, लेकिन 10 वहां यूज हो गया, रिडम्पशन का राइट ऑफ करने में यूज हो गया ना, 10,000 यहाँ यूज हो गया। तो 20 - 10, ये कैसे आया, 80 - 20। क्वेश्चन कह रहा है यूज नहीं करना, ये कैसे आया, टोटल 20 है और 10 पहले यूज हो गया रिडम्पशन। तो हमेशा पहले कौन सी एंट्री कर लेना, या तीन एंट्री कौन सी, कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू होल्डर, कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू होल्डर, फिर होल्डर टू बैंक, और फिर ये, ताकि तुम्हें ये P&L याद आ जाए। ठीक है, तो अब जनरल रिजर्व यूज हो गया कितने का, 60 का, 80 था, 20 यूज नहीं करना। P&L 20 का था, 10 पहले यूज हो गया, तो रिमेनिंग कितना बना लिया, 10। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने का था, 10 का, जिसमें से 5,000 से डिविडेंड नहीं बांट सकते, तो रिमेनिंग 5 यूज किया है। ये कौन सा यूज किया मैंने, जिससे नहीं बांट सकते, बचा हुआ 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 75,000। अब फ्रेश इशू कितने का करना पड़ेगा, तो ये वाली एंट्री लास्ट में बता। पक्का, बैंक टू इक्विटी शेयर के फ्रेश इशू कैसे आएगा, हमेशा फेस वैल्यू माइनस CRR। पक्का, इलिस्ट्रेशन 9th पर भी स्टार लगा लो। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी इंटर एलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या इसके पास, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज के, जिसपे 70 ही आए हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर हो 100 रुपीज के, SPR जनरल रिजर्व, SPR CRR जनरल रिजर्व बैंक। पहले से कोई CRR बना हुआ है तो उसका अब हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले कभी क्या हुआ था, रिडम्पशन उसके लिए बनाया था। अब आप कहो कि सर इतना CRR तो बना ही हुआ है, बैलेंस बना लो, नहीं, ये पहले कभी पास्ट में रिडम्पशन किया होगा तब बनाया होगा। अब हमें जितना रिडीम कर रहे हैं उतना पूरे का ही बनाने। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन दिस डेट एट 5% प्रीमियम। In order to finance the redemption, company makes a right issue of 50,000 equity shares of rupees 100 each at 110 per share। 20 एप्लीकेशन पर आएगा और 35 किस पर आएगा, प्रीमियम पर। कंपनी 50,000 शेयर्स जो इशू कर रही है वो प्रीमियम पर इशू कर रही है, कितने पर, 110 पर, 100 का शेयर 110 पर, जिसमें 20 रुपए एप्लीकेशन पर है और अलॉटमेंट पर कितना है, 35, जिसमें 10 रुपए का क्या है, प्रीमियम। और बैलेंस फर्स्ट कॉल पर, जो कब होनी है, 1 जनवरी को। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन दिस डेट। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड बाय 31 मार्च। द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55। यू आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। पक्का, अब सुनना ध्यान से। अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है तो पहले उसको फुली पेड करना ही पड़ेगा, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रिडीम। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर विल नॉट बी रिडीम। अगर ये पार्टली पेड है तो पहले आप फाइनल कॉल मांगोगे, फुल्ली पेड करोगे और फिर ही रिडीम करोगे। तो फाइनल कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी, 50,000 × 30 प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल, और बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अगर तुम मेरे रुपए पूरे ही नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें रुपए नहीं दूंगा। तो रिडम्पशन की पहली शर्त क्या है, फुल्ली पेड हो। तो फाइनल कॉल मांगी, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। ठीक है, पक्का, बोलो। 50,000 शेयर पर 30 रुपए मांगने हैं ना, पूरा पूरा लिख देना, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल और ये सब।
अब हम रिडीम कब कर रहे हैं? 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 तक हमारे पास कौन से रुपए आए हैं? द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड बाय 31 मार्च 22, क्योंकि फाइनल कॉल तो हमने 23 में मांगनी है। बैलेंस ऑन फर्स्ट, अलॉटमेंट तक के तो पहले ही मांग लेने हैं, और बैलेंस मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन के 20 और 35 अलॉटमेंट के, ये तो हमारे पास कब तक आ गए? मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 22। जिस दिन हमें रिडीम करना है उस दिन तक हमारे पास सिर्फ कौन से रुपए आए हैं? अलॉटमेंट के। और बैलेंस रुपए तो हमारे पास 23 में आएंगे, तो हम सिर्फ अलॉटमेंट तक के रुपए को ही कंसीडर करेंगे। तो बताओ अलॉटमेंट तक के रुपए आने की एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है? ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रुपए कैसे आ रहे हैं? पार्ट में आ रहे हैं। बाकी सभी क्वेश्चन में रुपए कैसे आ रहे थे? एक साथ। तो 50,000 इंटू 20 और एप्लीकेशन टू कैपिटल, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। फिर अलॉटमेंट पर कितने रुपए चाहिए? 35, जिसमें कैपिटल के कितने हैं? 25 और प्रीमियम के कितने हैं? 10। अलॉटमेंट पे 50,000 इंटू 35, कैपिटल के 25 इंटू 10, और ये बैंक टू अलॉटमेंट हो गई। अब आप बताओ फ्रेश इशू कितना कंसीडर करेंगे? प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए कितने का फ्रेश इशू हो गया? एक तो ये आ गया कैपिटल का रुपया, और इसमें से भी कैपिटल वाला ही लेना होता है, तो 10 लाख। प्रीमियम वाला तो लेना ही नहीं है हमें, तो 10 और 12.5 कितना हो गया? 22.5 का तो फ्रेश इशू हो गया। तो सीआरआर रिमेनिंग का बनाना होगा, रिमेनिंग का ही क्या बनाना होगा? सीआरआर। 22.5 मानोगे या 10 प्लस 17.5 लोगे? नहीं, 10 प्लस 12.5, 22.5 पक्का। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करना है, और कितने पर करना है? 5% प्रीमियम पर। अब कितना हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 50,000 इंटू 100 हो गया, क्योंकि जो 30 रुपए थे वो हमने मंगवा लिए। पहले थी 35 लाख, लेकिन 15 और मंगवा लिए तो 50 लाख हो गई, मतलब 50,000 इंटू 100। तो 50 लैक्स के हमें कितने देने हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 लैक्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू होल्डर 52.5 और 2.5 का प्रीमियम। तो इसको फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब इसको राइट ऑफ करते हैं सबसे पहले P&L से, वो ना हो तो जनरल रिजर्व। अब क्वेश्चन में क्या नहीं है? P&L है ही नहीं, तो फिर मुझे अब जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पक्का। अब सीआरआर कितने का बनाना है? जनरल रिजर्व तो बहुत है, जनरल रिजर्व तो 50 लाख का है, लेकिन हमने कुछ क्या कर दिया है? फ्रेश इशू। तो हम सीआरआर कितने का बनाए? इसमें कितनी फेस वैल्यू है? 50 लाख। इस 50 लाख में कितना फेस वैल्यू का आ गया? 22.5। तो कितने का सीआरआर बनाना पड़ेगा? 27.5। 50 लैक्स माइनस 22.5 पक्का। 10th अभी मैं करता हूं। पहले मैं कौन सा TYK का फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर है। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 18,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, और 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब अगर क्वेश्चन बोले कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करो, तो ये 18,000 10 ईच के हैं, ये तो फुली पेड है। 4,000 10 ईच के 8 पेड अप है, तो मैं किसका करूंगा? सिर्फ 18,000 फुली पेड है। तो सर इनको पार्टली पेड को कॉल करके पूरा बना लो, ऐसे नहीं। जब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस तरह से दिया हुआ है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड, 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच पार्टली पेड। एक फुली पेड दिया हुआ है और एक पार्टली पेड दिया हुआ है, तो तब आप सिर्फ इसका रिडम्पशन कर देना, सिर्फ फुली पेड वाले का, इसको इग्नोर कर देना। और दिया ही पार्टली पेड है और कहे रिडम्पशन करो, दिया ही पार्टली पेड है और कहे रिडम्पशन करो, तो फिर क्या करूंगा? इनको फुली पेड बना दूंगा और रिडीम कर देना। तो इफ टू प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन, वन इज फुली पेड, वन इज पार्टली पेड, और रिडम्पशन की बात हो रही है, तो ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड, और ओनली सिंगल प्रेफरेंस शेयर दैट इज गिवन एंड दैट आर पार्टली पेड, तो क्या होगा? फर्स्ट दे विल बी मेड फुली पेड और फिर उनका क्या कर देंगे? रिडम्पशन। श्योर? तो
तो पिछले क्वेश्चन में था ही एक टाइप का और रिडम्पशन की बात कर रहा था, तो क्या कर दिया, उसका कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या है, फुल्ली पेड और पार्टली पेड दोनों है, तो मैं किसका रिडम्पशन करूंगा, सिर्फ फुल्ली पेड का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में पी एंड एल कितने का है, 80,000, जनरल रिजर्व कितने का है, 120, एसपीआर 15 का और कैपिटल रिजर्व 21। फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। At the same time, preference shares are redeemed on 1st Jan at a premium of 2। पहले एक बार इसको साफ कर लूँ क्या, एंट्रीज नहीं हटा रहा मैं, क्यों नहीं हटा रहा, क्योंकि वापस लिखनी पड़ेगी समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले बताओ, रिडम्पशन के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कितने इशू किए हैं, 3,000 इंटू 10% प्रीमियम पर, और प्रेफरेंस शेयर को कितने पर रिडीम करना है, 2 रुपए पर। द वेयर अबाउट ऑफ होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच आर नॉट नोन। किसका पता ही नहीं है, वेयर अबाउट का मतलब अता पता, आर नॉट नोन हम नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं है किसका, 100 शेयर्स जिनके पास कुछ 100 शेयर का पता ही नहीं है, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स मतलब आदमी चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 20 है, उनके पास शेयर कितने हैं, 100 है, उनका आता पता ही नहीं। और फिर हमें बोनस इशू करना है, तो बोनस इशू तो बाद में ले लेंगे। ये कंबाइंड क्वेश्चन था किसका, बोनस का और रिडम्पशन का। पहले प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं। अब उनका पता नहीं है तो भी मैं मेरा ड्यू करके छोड़ दूंगा, बस रुपए नहीं दे पाऊंगा, तो मैं ये एंट्री 18,000 पूरे से ही करूंगा। कितने थे, 18,000 इंटू 10 और 2 रुपए का क्या था उनका प्रीमियम, तो 18,000 इंटू 10, 18,000 इंटू 2, 18,000 इंटू 12। प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रेफरेंशियल होल्डर्स। अब होल्डर टू बैंक कितने से हो पाएगा, 79 से। आज मेरे को 5 लोगों को सैलरी देनी है, तो मैं सैलरी टू सैलरी पेबल तो 5 की बनाऊंगा। अब एक आदमी नहीं मिल रहा है, तो सैलरी पेबल टू बैंक कितने की करूंगा, 4 की। वो मेरी लाइबिलिटी तो है, अता पता मतलब हमें उसका बैंक का भी नहीं पता फिर, हाँ नहीं पता, फिर इस लाइन का मतलब है क्या, ये कह रही है कि उसका पता जान के करना क्या, उसके खाते में डाल दो, तो मुझे उसके खाते वाते का भी नहीं पता, ठीक है। तो 18,000 इंटू 10, 18,000 इंटू 2 और 18,000 इंटू 12, ये मैंने क्या कर दिया, ड्यू कर लिया। चाहे कोई आदमी नहीं मिल रहा है, मेरा एक्सपेंस तो मतलब मैं मेरी लाइबिलिटी तो पूरे की बनाऊंगा, लाइबिलिटी तो है। अब डिस्चार्ज कितने की हो पाएगी जो मिल रहे हैं, 7900 इंटू 2। पक्का, पक्का क्या, अता पता नहीं है मतलब उसका हम पैसे नहीं पहुंचा पा रहे हम, तो इस एंट्री में कोई चेंज आएगा, इस एंट्री का, इस लाइन का इंपैक्ट सिर्फ किस में आएगा, होल्डर टू बैंक वाली एंट्री, लिख लो चाहे, इस लाइन का इंपैक्ट सिर्फ किस में आएगा, होल्डर टू बैंक वाली। प्रीमियम पूरा पूरा राइट ऑफ करना है, ना कि 7900 का। सारी व्यवस्था किसके हिसाब से करनी है, 18,000 के हिसाब से, बस 7900 इंटू 12 क्या करना है, पेमेंट वाली एंट्री। पक्का, पी एंड एल टू प्रीमियम रिडम्पशन हो गया। इक्विटी शेयर साफ साफ बोला इसने, 3,000 इंटू 10 और 10% प्रीमियम पर, तो 3,000 इंटू 11 इंटू 10 इंटू एसपीआर। अब इस फेस वैल्यू के लिए फेस वैल्यू कंसीडर करनी है, तो 180 की फेस वैल्यू का रिडम्पशन करना है, इसका तो अलग से कर ही लिया। 180 के अगेंस्ट कितना आ गया, 33 या 30, 30, 180 माइनस 30, तो सीआरआर कितने का बनाना पड़ेगा, बोलो, 150 का। सीआरआर के लिए क्या यूज हो सकता है, पीएनएल भी, जर्नलिज्म भी, लेकिन पहले क्या होगा, जर्नलिज्म 120 का, और फिर पीएनएल कितने का, 30 का, तो जर्नलिज्म 120, पीएनएल 30 टू सीआरआर। पक्का, अब ये ध्यान रख लेना, पीएनएल थोड़ा कम हो चुका था, 36,000 ऑलरेडी क्या हो चुका था, कम, लेकिन हमारे को जितना चाहिए उतना हमारे पास है। हमें कितना चाहिए था, 30 चाहिए था, तो 80 में से 36 जाए बाद भी बचा हुआ था। पक्का, अब इसमें बोनस है, अब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप साथ में कर लो। अब बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार, 2 shares being issued for every 5 held। बच्चों अगर P&L इनसफिशियंट हो जाएगा तो फिर फ्रेश इशू क्या होगा, ज्यादा का होगा। अब सुनो, बोनस इशू फॉर कितने का करना है, एट पार, 2 shares for every 5 held। बताना कितने का बोनस इशू होगा इसको यूज करके,
5 के लिए 2 देने, जल्दी बताओ। चांटा खाया, कैसे खाया? तो चांटा याद रहेगा ना। 33 हो गए, 33 हो गए, तो बोला भी तो नहीं। 30 के बाद क्या हुआ? इक्विटी इशू हो गया, कितने का? 3000। तो 33 पर देना बोनस। बोनस का वाला पार्ट सभी बच्चों का गलत था। क्यों गलत था? उन्होंने 30 पे दिया। जब भी 2 चैप्टर को मिक्स करता है ना, तो पिछले चैप्टर का इंपैक्ट दूसरे चैप्टर में आएगा ही आएगा। 33,000 बाय 5 इंटू 2, कितने का बोनस आएगा? बोलो, ये का। अब वही गलती किससे रहेगी? आईसीआई से। उसने भी 30 से किया। अब उसने अपनी गलती को स्वीकार करके सही ना करके क्या करा? एक लाइन क्वेश्चन में डाल दी। However, equity shares issued for redemption are not eligible for bonus. अब इनसे गलत हुआ, अपनी गलती सुधारने के बजाय क्वेश्चन में ही गलत कर दिया कि इक्विटी वाले के जो ये जो हमने क्या किए हैं, रिडम्पशन के लिए इक्विटी शेयर किए हैं, उन पर बोनस नहीं देना। तो कितने पर ही दोगे आप? 30 पे। लेकिन यह याद रखना, ये लाइन नहीं होगी तो कितने पे करोगे? 33 पे करोगे। अगर ये लाइन नहीं होगी तो किस पर करोगे? चलो अब दूसरी गलती आप मेरे को पक्का पक्का पता है क्या करोगे। बोनस की एंट्री क्या करते थे हम? रिजर्व्स टू बोनस और बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और रिजर्व्स कौन से यूज हो सकते हैं? सबसे पहले सीआरआर। सबसे पहले सीआरआर। पहले बताओ बोनस कितने रुपए का आ गया? 30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, कितना हो गया? 12,000 शेयर। और एक एक शेयर कितने का? 10 का, 1,20,000। और बोनस के लिए सबसे पहले आप कौन सा रिजर्व यूज करते हो? सीआरआर। जो आपको यहां नहीं दिखेगा, बट प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन वाले टाइम आपने सीआरआर बना लिया है। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन वाले टाइम आपने 1.5 लाख का सीआरआर बना लिया। तो इस सीआरआर से ही क्या इशू करना? बोनस। एक बार इसका आंसर देखो। सीआरआर कहां से आया? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या है, हमने बनाया था। पक्का हमने क्या किया था? बनाया था। अब फटाफट से देखो, अलग अलग रिजर्व्स का यूज फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। सीआरआर क्यों करते हैं, बनाते हैं, पहले बताओ। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? रिडीम्ड। सीआरआर बनाने के लिए कौन से यूज होंगे? सीआरआर बनाने के लिए सिर्फ फ्री रिजर्व। सिर्फ कौन से होंगे? 2 सीआरआर। फ्री रिजर्व्स में जनरली तो कौन से आते हैं? जनरल रिजर्व और पीएनएल। कोई और रिजर्व दे दे, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था, उसमें से इतना फ्री नहीं है, तो बाकी क्या मानेंगे फ्री? एक और रिजर्व होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये डिविडेंड इक्वल करने के लिए ही बनाया होता है कि किसी साल प्रॉफिट कम रह जाए तो डिविडेंड ना दे पाएंगे, तो कंपनी के शेयर होल्डर को ऐसा लगेगा इस बार कम क्यों दिया है, तो उसके लिए हमने रिजर्व बना रखे। तो ये तो बनाए किसके लिए? डिविडेंड को लिए। तो ये क्या होता है? फ्री रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कभी लिखा हो रेवेन्यू रिजर्व तो वो यूज हो, रेवेन्यू रिजर्व लिखा हो तो वो यूज हो जाएगा। जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व एक ही बात है। फॉर किसके लिए? फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इसमें चॉइस क्या रहेगी? पहले जनरल रिजर्व फिर पीएनएल। पीएनएल इसमें लास्ट में आएगा। पहले बाकी रिजर्व्स होंगे और पीएनएल कब आएगा? लास्ट। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल, जनरल रिजर्व। ये हमेशा नहीं, ये कब है? इफ कंपनी डज नॉट कंप्लाई 130। और इसमें पहली चॉइस पीएनएल है और इसमें दूसरी चॉइस जनरल रिजर्व। यहां पहले जनरल रिजर्व और यहां पीएनएल, यहां पहले पीएनएल और फिर जनरल। और अब बोनस वाले चैप्टर के साथ इसको लिंक करें।
तो बोनस शेयर्स के लिए क्या क्या यूज हो सकता है? सबसे पहले सीआरआर, फिर एसपीआर, फिर कैपिटल रिजर्व। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर फील्ड। और उस चैप्टर में एक टॉपिक और करेंगे, बोनस कॉल। बोनस कॉल क्या होता है? बोनस शेयर का तो मतलब पार्ट क्या करना, नए शेयर ही फ्री में देना। और बोनस कॉल का मतलब क्या होता है कि किसी शेयर होल्डर के 8 रुपए आए हुए हैं तो उसको क्या बोल दिया कि बचे हुए 2 मत भेजना, बोनस हो गया। उसके अंदर फिर से सिर्फ क्या होते हैं? फ्री रिजर्व्स। और फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या हो गया? देखो, एक कंपनी चाहती है कि मेरी डिविडेंड की रेट क्या होती रहे, 10% स्टेबल रहे। तो इस बार प्रॉफिट 25 है, 10 दे दिया। लेकिन इस बार 25 दे दिया और अगली बार 12 दिया ना, तो देखो मैं तुम्हें कंसिस्टेंट 10 डिविडेंड दे रहा हूं, और दूसरे आदमी ने तुम्हें डिविडेंड दिया 12 12 नहीं, 18 15 9 6। कितना दिया इसने? एक कंपनी ये डिविडेंड दे रही है, एक कंपनी ये दे रही है, 18 और 15। इसने टोटल 48% दे दिया और इसने 40 दिया है, तब भी इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा रहती है कि कंसिस्टेंट तो है। यहाँ आपको कम मिल रहा है तो आपको धोखा सा फील होता है कि पहले ज्यादा दिया था, आप क्या दिया। तो अच्छी कंपनीज अगर ज्यादा कमाया भी है ना, तो भी बांटेगी 10 और कुछ रुपए किसके लिए साइड में रख लेगी कि कल को कम प्रॉफिट रहे, तो अगले साल प्रॉफिट 9% भी रहे तो भी इस रिजर्व से लेकर क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो ताकि वो 10% रहे। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व किसके लिए बनाया था? डिविडेंड इक्वल करने के लिए। और फ्री रिजर्व तो हम बोलते हैं किसको है, जिससे डिविडेंड बांट सकते हैं। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व तो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया जाता है? डिविडेंड बांटने के लिए। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व होता है। ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं ना। आगे तो इलिस्ट्रेशन फिफ्थ, एक्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या है बच्चों? 50 रुपए का इक्विटी शेयर है, और जो टोटल कितने हैं? 225। और प्रेफरेंस शेयर 65,000 रुपीज के हैं, जो कितने के? 100 के। मतलब 650 प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि ये अमाउंट है ना कि नंबर ऑफ शेयर्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ पी एंड एल है, तो इस रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ क्या है बच्चों? पी एंड एल। In order to facilitate the redemption of preference shares at premium of 10%, the company decided to sell all the investments for 15,000. सारे इन्वेस्टमेंट कितने रुपए पे बेच देंगे? 15,000। To finance part of the redemption of company's fund, subject to leaving a balance of rupees 12,000. To issue minimum equity shares of rupees 50 each. To raise the balance of funds required. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। To raise the balance of funds required. इक्विटी शेयर आप सीआरआर के हिसाब से मत करना। इक्विटी शेयर किसके हिसाब से करना? पैसों की व्यवस्था के हिसाब से। पहले इक्विटी शेयर निकल जाएंगे, उसके बाद में आप सीआरआर बनाते रहना। इस बार ऐसे मत समझो कि इतने का सीआरआर बन जाएगा तो बचेगा क्या करना है, इक्विटी शेयर। रुपए कितने चाहिए उसके लिए क्या करो? इक्विटी शेयर इशू करो। तो रुपए कितने चाहिए? क्या चाहिए? रुपए कितने चाहिए? तो बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000 के थे और 10% प्रीमियम पर करना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम रिडम्पशन टू होल्डर कितने? 65,000, 10% और 71,500। ये बात समझ में आती है आपको? अरे बोलो। ये एंट्री तो समझ में आती है, अभी देख लेंगे इक्विटी शेयर कहां से आएंगे, लेकिन ये एंट्री तो समझ में आती है। एक बार जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो तुम्हें वो की वो है जो पिछले क्वेश्चन के जैसी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक और पी एंडल टू प्रीमियम और रिडम्पशन। अब हमें इक्विटी शेयर के लिए रुपए कितने चाहिए? तो कुछ रुपए हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेल करने से आ गए। कितने? 15,000। इन्वेस्टमेंट कितने गए? 18,500। तो रुपए तो 15 ही आए हैं, तो बैंक में आ गया 15,000। पी एंडल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से हटेगा? कैरिंग अमाउंट्स, जितने की बुक में आ रहे हैं। और बैंक में आया 15,000 और बाकी क्या आ गया? लॉस। पक्का? अब मुझे रुपए की व्यवस्था करने के लिए मैं बना लेता हूं बैंक अकाउंट। बैंक में पहले से कितने हैं मेरे पास?
31,000। इन्वेस्टमेंट सेल करने से कितने आ गए? 15,000। और मुझे कितने रखने हैं बैंक में? लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। 12,000 मुझे यूज ही नहीं करने, और प्रेफरेंस को देने के लिए चाहिए कितने मेरे को? 71,500। सर इसमें तो प्रीमियम भी इंक्लूड है। इसमें तो प्रीमियम के भी, मैं तो बैंक का बैलेंस देख रहा हूं, मैं कौन सा क्या कर रहा हूं, सीआरआर बना रहा हूं। सीआरआर बनाते समय मैं सिर्फ किसको कंसीडर करता हूं? फेस वैल्यू। मैं तो बैंक का बैलेंस देख रहा हूं कि बैंक से कितने रुपए इनको जाएंगे। 71,500। तो मेरे पास 31,500 है, 15 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 31 ही है ये, 500 थोड़ी है। 31 मेरे पास ऑलरेडी है, 15 और आ जाएंगे तो 46,000। 46 में से 12 मैं यूज ही नहीं कर सकता। 46 में से 12 गए तो कितने रह गए? 31 प्लस 15 माइनस 12 कितना हो गया? अरे 30 प्लस 15 माइनस 12 कितना होता है ये बता दो? 34। तो मेरे पास 34 है और चाहिए कितने? 71,500। तो तब बैलेंस कितना आ जाएगा? 37। तो मुझे 37,500 किससे चाहिए? इक्विटी शेयर्स। तो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। ये कह रहा है इक्विटी शेयर, सीआरआर गया तेल लेने, पहले पैसों की व्यवस्था करने के लिए क्या इशू करो? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर की एंट्री कितने की होगी? बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अब इसमें इसको अलग ही आ गया, बाकियों में बैंक टू कैपिटल ही किया है, इसमें दो पार्ट में कर दिया। 37,500 इक्विटी शेयर की अमाउंट यहाँ फाइनल होगी। अब सीआरआर के लिए सिर्फ फेस वैल्यू को लेना है। 65,000 में से कितने का कैपिटल इशू हो गया? 37,500। तो बाकी का क्या बना दो? सीआरआर। 65,000 में से क्या हो गया? 37,500। पक्का? तो देखो अब 3 एंट्रीज तो रिडम्पशन की होती है। बच्चे कई बार क्या है, सब समझ तो लेते हैं लेकिन एंट्री याद नहीं रख पाते, वो ही भूल जाते हैं। तो आप 3 एंट्री तो पक्का पक्का चेक कर लेना कि ये कर लिया या नहीं। बैंक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और पी एंडल जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 3 तो ये याद रखना। 2 क्या याद रखना? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल या बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, और दूसरी जनरल रिजर्व पी एंडल टू सीआरआर। और एक एक्स्ट्रा याद रख लो। एक्स्ट्रा का मतलब चेक करेंगे हम क्वेश्चन में, जैसे इन्वेस्टमेंट बेचे हैं क्या, तो भूल ना जाए। जैसे इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट बेचे थे ना, तो कोई नया मर्जी का ट्रांजेक्शन डाल देता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ये बेच दिया। तो 5 तो ये करनी है, और 6th क्या है? क्वेश्चन में कुछ नया ट्रांजेक्शन तो नहीं डाला हुआ, जैसे इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए थे, या एक बार डिवेंचर इशू किए थे, हमने यूज नहीं करना उसको सीआरआर रोल में, लेकिन डिवेंचर इशू किया है तो एंट्री तो डालनी पड़ेगी। बोनस का ट्रांजेक्शन डाल दिया, तो वो सब क्या कर लेना, साथ में चेक कर लो, ताकि कुछ हम भूले ना। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कौन सा है? हेल्प ऑफ डिटेल्स इन इलिस्ट्रेशन 9 and further assuming preference shareholder holding 2000 shares fail to make the final call। पता है 9 कौन सा था? 50,000 थे, पार्टली पेड थे और एक ही टाइप के थे। तो इनसे पहले हमने क्या मांगी थी? फाइनल कॉल। फिर इनको क्या किया था? रिडीम। तो अब ये कह रहा है इन वो की वो बात है, लेकिन 2000 शेयर ने फाइनल कॉल दी नहीं। अब वापस से क्या करो? एंट्रीज करो और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो पहले मैं फाइनल कॉल मांगूंगा, उनको तो फॉरफिट ही कर देंगे हम। 50,000 इंटू 30 मांगेंगे, आएगी कितने की? 48। ये तो इशू ऑफ शेयर की एंट्री होगी ना साथ में, आएगी कितने की? 48,000 इंटू 30, 2,000 इंटू 30, और यार पक्का। फिर इनको क्या कर दिया इसने? पिछले कहाँ गया क्वेश्चन? इनको इसमें लिखा हुआ है कि फॉरफिट कर दो, तो इनको क्या कर दो? फॉरफिट। क्या एंट्री करो? 2000 इंटू 10, 100 कॉल्ड अप अमाउंट आती है कैपिटल में,
और 30 क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर जो खोला था वो रिवर्स हो गया, 48,000 आ गए, 2,000 कॉल्स इन एरियर, और ये 50,000 इंटू 30 था। अब ये क्या कर दिया, रिवर्स। और आ कितने गए थे इनसे, 70, वो किस में चला जाता है, शेयर फॉरफीचर में। अब इनको कैपिटलिज्म में क्यों नहीं भेजना, क्योंकि रीइशू नहीं किया। कैपिटलिज्म में कब भेजते हैं, जब रीइशू हो जाए। अब वो बाकी प्रेफरेंस ये पिछले क्वेश्चन की जैसी अभी समझाई थी ना, 50,000 शेयर इशू किए थे अभी इसमें, याद नहीं है क्या, कितने शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन पर 20 थे, अलॉटमेंट पर 35 थे, फाइनल कॉल अपने रिडम्पशन वाले वक्त तक मांगी नहीं थी। तो 50,000 इंटू 20, बोलो, 50,000 इंटू 20 वाली होगी, अलॉटमेंट वाली सेम होगी, 50,000 इंटू 35, 50,000 इंटू 25 और 50,000 इंटू 10। अब बताओ रिडम्पशन कितने का करना है, 48 का। सेम वही क्वेश्चन है, बस अब रिडम्पशन कम का करना है, 48,000 इंटू 100, 48,000, इसका 5% था प्रीमियम, पक्का। होल्डर टू बैंक, इसको राइट ऑफ कर देंगे। अब क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व था, तो किससे राइट ऑफ करेंगे, जनरल रिजर्व, पक्का। अब जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितने का बनाऊं मैं, जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितने का बनाऊं, 48 लैक्स माइनस 2250, 48 लैक्स माइनस 10 और 12। अब एक बात को सुनना, इसने अब मर्जी से ही क्या कर दिया, फॉरफीचर का बैलेंस कितना था, 140, कैपिटल रिजर्व में डाल दी। ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, री इशू का लॉस होने के बाद होगा। अब बचे हुए प्रेफरेंस शेयर का क्या होगा, री इशू करेंगे या नहीं। अब इसने मान लिया कि जब हमने यही वाले रिडीम कर दिए तो दूसरे री इशू काय को करेंगे, तो ये कैंसिल कर दिए, और इसलिए बैलेंस कहां डाल दिया, कैपिटलिज्म। ये इसने एजम्पशन लिया। जब देखो एक बात सुनो, मैंने कोई इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर फॉरफिट किया, तो ये बैलेंस फॉरफीचर में ही पड़ा रहता है। कैपिटलिज्म में कब डालते हैं, जब हम इसका रीइशू का लॉस फाइनल कर लेते हैं। अब इसने मान लिया कि हम रीइशू करेंगे ही नहीं, हमने फाड़ के फेंक दिया। और क्यों मांग लिया, क्योंकि ये कह रहा है जब मैंने 48,000 ही क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, तो इनको काय को रीइशू करूंगा मैं 2,000 को, तो मुझे रखना ही नहीं है। इसलिए इसने किसको भेज दिया, कैपिटलिज्म। नहीं, तुम्हें डालनी है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मेरे सहमत होने से पर आईसीआई का चलेगा ना तुम्हारे, तो इसने फॉरफीचर को किसमें डाल दिया, कैपिटल रिजर्व। हाँ, कर लो क्या पक्का। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, सो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, वो कहां गया, भगवान जाने। ठीक है, हम बना लेते हैं, ठीक है, हम बना लेते हैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। बना क्या लेते हैं, आप अपने आप बताते रहना मुझे। 9th क्वेश्चन को यूज करना पड़ेगा, डेटा तो 9th का ही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहे या नहीं रहे, नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, रिडीम हो गए। तो आप क्या लिखोगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट में, सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें क्या आता है, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के नोट्स में क्या आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नील हो गया, टाइम बचे तो लिख देना, पहले इतने थे माइनस क्या कर दिया, इतने रिडीम, इतने फॉरफिट, 50,000 थे, और वो 50,000 इंटू 100 माइनस क्या कर देना, 48,000 इंटू 100 तो रिडीम हो गए, और 2,000 इंटू 100 फॉरफिट हो, और नहीं बचे तो मत लिखना। अब क्या इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ आराम से, 1 लाख इंटू 100 थी, और नए कितने इशू किए हैं, 50,000 इंटू, एप्लीकेशन पर कितने थे 20, और अलॉटमेंट पर कितने थे 25, कैपिटल के 25।
बचा हुआ 10 किस में जाएगा? एसपीआर में, एसपीआर में। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगी ये कहाँ लिख देंगे आप? शेयर कैपिटल में। फिर क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 का जो ये टोटल आएगा वो वहां डाल देना। रिजर्व्स एंड सरप्लस में बताओ, पहले तो पहले वाले देख लो कितने हैं मेरे पास। एसपीआर 5 lakhs का है, प्लस एडिशनल कितना आया था इक्विटी शेयर इशू करने पर? 50,000 इंटू 10 था ना, 5 लाख ही था क्या? तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर पर आया 10 lakhs हो गया। फिर पहले से सीआरआर कितने का है मेरे पास? 20 lakhs का। नहीं नहीं, अभी सीआरआर और भी तो बनाया मैंने। 20 lakhs का तो पहले से है, नया भी तो बनाया ना इसका। इस क्वेश्चन का बना रहे हैं ना हम 25-50। इस क्वेश्चन हम तो 10th का लास्ट वाले का कर रहे हैं ना, 25-50। समझ गए? फिर क्वेश्चन में अगला रिजर्व कौन सा आ रहा है? तुम क्वेश्चन देख के बता दो ना मेरे को, बार बार ऊपर नीचे करना पड़े। पहले से कितना है माइनस सीआरआर में कितना लगा दिया इसको? 25,50,000। और प्रीमियम और रिडम्पशन भी राइट ऑफ किया था। पीएनएल से नहीं किया था ना, पीएनएल था ही नहीं। तो कितना राइट ऑफ किया था? 2,40,000। ये आउटर कॉलम में आ जाए। पक्का? नेक्स्ट रिजर्व क्या है जनरल रिजर्व के बाद? इतना ही दिया होगा क्या क्वेश्चन में? बैंक कितने का है? 15 lakhs। जो दिया हुआ है उसका तो बनाना ही पड़ेगा। मेरा शीट ही गायब हो गया। अब नालायक, ये जो गड़बड़ है वो क्या है? एक इसमें कौन सा रिजर्व और आएगा? कैपिटल रिजर्व। याद है फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व डाले, वो भी तो आएगा, वो भी तो आएगा। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वो भी तो आएगा। अब असेट साइड में मेरे को पूरी चीजें तो नहीं बता, यहां पर आप क्या बना दोगे मेन सॉल्यूशन में? एक्सट्रैक्ट लिख दोगे, बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी और एज ऑन दिस डेट और एक्सट्रैक्ट। ये दो ही भर पाओगे आप। उसके बाद में असेट साइड में आपके पास सिर्फ ले दे करके है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बैंक में पहले से कितने रुपए थे? बैंक का बैलेंस तो लो मैं आंसर में से बता देता हूं कितना। 15 lakhs पहले से था। 1450 प्लस कर देना। आ गया था ना, ये फाइनल कॉल मांगी थी जब 10 और 17,50 ये आ गया था। 10 लाख ये, 17,50 ये, और फिर कितना चला गया था? 50-40। इतना प्लस माइनस करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको भूल मत जाना आप, ये लिखना मत भूल जाना बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कहाँ कहाँ कम होता है? एक तो यहाँ और एक सीआरआर बनाना। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच।